चलो खोलो पहले पेज पे आ जाओ, कुल थ्योरी बची है, थ्योरी करा दे रहे हैं। अच्छा अभी तक देख क्या लिया था अपन ने, मूल कंसेप्ट क्या होता है देख लिया था, मूल के जितने फॉर्मूला वाले क्वेश्चन होते हैं वो सब देख लिए थे। मैसेज किया था ना हमने ग्रुप में, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों चाहिए। अच्छा वो आपका मैसेज था, मेरे को लगा स्कूल मैम ने किया तो मैं आज दोनों बुक स्कूल लेके गया। तो यहाँ भी लाए होगे ना, बैग से आधी से ज़्यादा लोगों ने निकाला। चलो छोड़ो, जो लाए वो पढ़ो। चलो सबसे पहले क्या है, नॉर्मल सी चीज़ें दी है, पहले पैराग्राफ में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक, पहले पैराग्राफ में कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखो, डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री एज वी अंडरस्टैंड इट टुडे इट इज़ नॉट अ वेरी ओल्ड डिसिप्लिन, केमिस्ट्री वॉज नॉट स्टडीड फॉर इट्स ओन सेक, रेदर इट कम अप विद द रिजल्ट ऑफ सर्च फॉर टू इंटरेस्टिंग थिंग्स। अब देखो केमिस्ट्री अपन पढ़ते क्यों है, नॉर्मल सी बात ये बताएगा, ये वैसे इंट्रोडक्शन से कुछ आता नहीं, ऊपर ऊपर की बात बता दे रहे। यहाँ पे दिया फिलोसोफर स्टोन्स पारस विच वुड कन्वर्ट ऑल बेसर मेटल एग्जाम्पल आयरन एंड कॉपर इनटू गोल्ड। अभी इसका क्या मतलब है नीचे समझाया जाएगा। फिर एलेक्जर ऑफ लाइफ विच वुड ग्रांट इमोर्टेलिटी। तो इसमें क्या दिया है कि केमिस्ट्री पहले, यानी अभी देखो अभी अपन क्यों पढ़ते हो बात अलग है, पहले क्यों पढ़ी जाती थी, पहले इसलिए पढ़ी जाती थी, क्या कर रहे हो, ठीक है चलो। तो पहले केमिस्ट्री क्यों पढ़ी जाती थी, क्योंकि अपन को पारस पत्थर चाहिए था, यानी पहले के लोग केमिस्ट्री पढ़ते ही इसलिए थे क्योंकि उनको एक पारस पत्थर चाहिए था। पारस पत्थर मतलब यहाँ पे दिए फिलोसोफर स्टोन, मतलब कि ऐसा पत्थर किसी भी चीज़ को छुपाएं तो वो चीज़ सोना बन जाए, ऐसी कहानी अपन ने पहले सुनी है। अरे अभी अपन को जैसे बाकी सारी चीज़ जानने के लिए पढ़ रहे, पुराने समय में लोग केमिस्ट्री क्यों पढ़ते थे, क्योंकि उनको चाहिए था पारस पत्थर और एलेक्जर ऑफ लाइफ, यानी कि जो अपन को अमर बना दे, ठीक, ऐसी चीज़ें खोजनी थी, इसलिए पहले केमिस्ट्री पढ़ते थे। बाकी क्वेश्चन वगैरह यहाँ से नहीं आएगा। नॉलेज वेरियस मॉडर्न केमिस्ट्री टुक 18th सेंचुरी इन यूरोप। अब ये लिखा है 18th सेंचुरी तक केमिस्ट्री ने अपना मॉडर्न शेप लेने लगा था, मतलब केमिस्ट्री धीरे धीरे डेवलप्ड हो रही थी। अब ये देखो केमिस्ट्री की बुक का पहला चैप्टर, इसलिए सारी फालतू चीज़ें दी है, बाकी ये चैप्टर में नहीं आने वाली। यहाँ पे फिर अब केमिस्ट्री को क्या कहते थे, है ना, रसायन शास्त्र, ये सारी चीज़ें दी हैं, ये भी नहीं आने वाली। और रिमेन यहाँ पे एक चीज़ बस इम्पोर्टेंट थी, ऋग्वेद क्या क्या दिए, हम लगता है हमारे पास जो एनसीईआरटी उसमें तो ये सारी चीज़ें दिया ही नहीं है। पूरी फालतू की चीज़ें दी हैं, पलटाओ, यहाँ आ जाओ, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री 1.1 में आ जाओ, ठीक। यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें तुमको एक बार रीड करने से समझ में आ जाएगी। बाकी सिस्प्लेटिन और टैक्सोल अंडरलाइन करो, यहाँ पे लिखे सिस्प्लेटिन और टैक्सोल, इसको अंडरलाइन करो। अरे सिस्प्लेटिन और टैक्सोल नहीं दिख रहा, डार्क है, ठीक। सिस्प्लेटिन और टैक्सोल को अंडरलाइन करने, सिस्प्लेटिन और टैक्सोल का एक ही ड्रग्स है कैंसर की, मतलब कैंसर की दवाई है सिस्प्लेटिन और टैक्सोल। अब AZT ये क्या है, अजीडोथाइमिडीन, ये किसकी दवाई है, हाँ आ सकता है, ठीक। जो जितनी चीज़ इंपॉर्टेंट उतनी अंडरलाइन करा रहे, इसको इंपॉर्टेंट करो, एड्स की दवाई, मतलब अभी तक अपन ने जितने भी पेज देखे सबसे पहले कैंसर की 2 दवाई के नाम वो लिखवाए और एड्स की 1 दवाई का नाम लिखवाया, ठीक। इसके नीचे आ जाओ, फिर ये सब तो तुम लोग को पता है। ये देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इस लाइन पे आ जाओ लास्ट में। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस यूज होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक। एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई, लिख लो। अब उसके सेफर अल्टरनेटिव्स आने लगे हैं, लेकिन अपन को याद करना है कि कौन सी हार्मफुल गैस है जो यूज होती है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिर ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं, ठीक, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा, इसमें भी अंडरलाइन करो। ये ऊपर अब ये सारी चीज तुम लोग को मालूम है, सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता है,
ठीक, बताओ प्रॉपर शेप किसके पास होता है? सॉलिड और लिक्विड के पास नहीं, केवल सॉलिड के पास। प्रॉपर वॉल्यूम किसके पास होता है? सॉलिड और लिक्विड दोनों के पास। ठीक, प्रॉपर शेप यानी देखो डेफिनेट शेप किसके पास होता है? सॉलिड के पास, उसका शेप चेंज नहीं होगा। लिक्विड के पास होता है प्रॉपर वॉल्यूम, मतलब देखो सॉलिड 1 लीटर का है तो उसका शेप चेंज नहीं हो रहा, वो तो 1 ही लीटर का डब्बा है। अब लिक्विड जहां पे भी डालो रहेगा 1 लीटर, मतलब दूध वाले का डब्बा अलग, अपनी गंजी अलग, लेकिन अगर वो 1 लीटर दूध निकालेगा तो अपने पास भी 1 लीटर आएगा। मतलब लिक्विड का वॉल्यूम डेफिनेट रहता है, लिक्विड का वॉल्यूम चेंज नहीं होता। गैस का वॉल्यूम चेंज हो जाता है, गैस का वॉल्यूम चेंज हो जाता है, कहीं पे भी डालो उस हिसाब से वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक, तो गैस के पास ना प्रॉपर वॉल्यूम रहता है ना प्रॉपर शेप रहता है। सॉलिड के पास प्रॉपर शेप प्रॉपर वॉल्यूम रहता है, लिक्विड के पास प्रॉपर शेप नहीं रहता पर प्रॉपर वॉल्यूम रहता है। गैसेस के पास ना प्रॉपर शेप ना प्रॉपर वॉल्यूम। इसके बाद सॉलिड को हीट करेंगे तो क्या बनेगा? सॉलिड को हीट करेंगे तो क्या? लिक्विड। लिक्विड बनेगा। ठीक, बर्फ को गर्म कर दिया, पानी बन गई। ठीक, अरे जैसे बर्फ है, बर्फ को गर्म करेंगे तो पानी बन गया, पानी को गर्म करेंगे तो भाप बन जाएगी। मतलब सॉलिड को जब हीट करते हैं तो लिक्विड बनता है, लिक्विड को जब हीट करते हैं तो गैस बन जाता है। इसी को उल्टा करेंगे, गैस को अगर कूल करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा और लिक्विड को कूल करेंगे तो सॉलिड बन जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे हर चीज में काम आती है यही चीज। ठीक, आयरन में भी आ जाएगा, पहले पिघलाएंगे तो पिघला लावा बन जाएगा, और ज़्यादा पिघलाएंगे भाप बन के गायब हो जाएगा। चलो, अब मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? देखो, अगर कोई भी चीज़ केवल एक चीज़ से बनी, मान लो अगर तुम्हारे पास सोडियम मेटल है और सोडियम मेटल में केवल सोडियम मेटल है तो ये चीज़ प्योर सब्सटेंस हो गई। अगर सोडियम मेटल में थोड़ी थोड़ी मरकरी मिली है, मान लो सोडियम के साथ थोड़ी थोड़ी मरकरी मिली है तो ये क्या कहते हैं, ये प्योर था और ये इम्प्योर हो गया। ठीक, प्योर और इम्प्योर समझ में आ गया। मिक्सचर क्या होता है? अब देखो, प्योर तो समझ में आ गई, केवल सेम चीज़ रहनी चाहिए। अगर पानी है तो केवल पानी रहना चाहिए, वो हो गया प्योर। पानी के साथ नमक मिला है तो इम्प्योर। अब देखो, फिर डेफिनेशन यही है। ठीक, प्योर प्योर अपन कर सकते हैं किसी चीज़ को। फिर अब जो चीज़ प्योर नहीं होती वो चीज़ किसी चीज़ का मिक्सचर है, जो चीज़ प्योर नहीं है मतलब वो किसी चीज़ का मिक्सचर है। तो अब देखो, चीज़ या तो होती है प्योर या होती है मिक्सचर। अब जो चीज़ मिक्सचर है 2 प्रकार की हो सकती है, या तो होमोजीनस या हेट्रोजीनस। होमोजीनस मतलब एक जैसा, अपन उसके अंदर की 2 चीज़ को अलग ना कर पाए। जैसे पानी में अपन ने शक्कर मिला दी, घोल दी पूरी, अब अलग नहीं कर सकते, ये हो गया होमोजीनस। अब मान लो शक्कर में अपन ने नमक मिला दिया, उसको अलग कर सकते हैं। ठीक, नमक की छन्नी से छान लेंगे, नमक नीचे गिर जाएगा, शक्कर ऊपर बच जाएगी। तो हेट्रोजीनस मतलब जिसको अलग अलग कर सके फिजिकल मेथड से, केमिकल मेथड से नहीं, केवल फिजिकली अलग कर सके, मतलब ऐसे छाना अलग हो गया, मतलब ये हेट्रोजीनस मिक्सचर है। होमोजीनस जिसको फिजिकली अलग नहीं किया जा सके, केमिकली अलग कर सकते हैं, केमिकली अलग किया जा सकता है होमोजीनस मिक्सचर को भी। ठीक, केमिकली किसी भी चीज़ को अलग किया जा सकता है। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है? जिस चीज़ को अलग किया जा सके लेकिन केमिकल मेथड लगे तो होमोजीनस है, और फिजिकल मेथड से भी हो जाए तो हेट्रोजीनस है। ठीक, ये वाली चीज़ क्लियर है। अब देखो, यहाँ पे एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड क्या होता है? मान लो मैं अगर कोई चीज़ एक ही टाइप के एटम से बनी है तो वो हो गई एलिमेंट। ठीक, एक ही टाइप के एटम से बनी है तो वो हो गई एलिमेंट। अब बताओ, He और H2, इसमें एलिमेंट कौन सा है? He और H2, इसमें एलिमेंट कौन सा है? देखो, एलिमेंट दोनों है। इसमें भी जितनी भी चीज़ें हैं केवल H से बनी है, कोई अलग से कुछ तो आ नहीं रहा, तो ये भी एलिमेंट है। ठीक, N2 एलिमेंट है कि नहीं? N2 भी एलिमेंट है। तो एलिमेंट मतलब केवल एक तरीके के एटम होने चाहिए। अब एक तरीके से ज़्यादा तरीके के एटम आ गए तो CO2 ये एलिमेंट है कि नहीं? ये एलिमेंट नहीं है, ये क्या है? कंपाउंड। अब देखो, एलिमेंट और कंपाउंड मतलब पता है। अब बताओ, एटम और मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है? अगर किसमें केवल एक एंटिटी है तो वो एटम है, एक से ज़्यादा एंटिटी तो मॉलिक्यूल है। बताओ, इन दोनों में एटम कौन है और मॉलिक्यूल कौन से है? देखो, ऊपर वाला एटम है क्योंकि केवल एक एंटिटी है उसकी। ठीक,
हाइड्रोजन की 2 हैं तो ये एटम नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा मॉलिक्यूल। अब एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट और कंपाउंड में अंतर समझ में आ गया। HCl भी एलिमेंट कहलाएगा। HCl क्यों एलिमेंट कहलाएगा? उसमें 2 है। उसमें तो Cl भी है। अब देखो, एटम केवल एक एंटिटी, मॉलिक्यूल एक से ज्यादा एंटिटी, एलिमेंट और कंपाउंड केवल एक प्रकार का और एक से ज्यादा प्रकार के। ठीक, ये वाली चीज समझ में आ गई। अब देखो, जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट या तो एटम हो सकते हैं या तो मॉलिक्यूल हो सकते हैं। एलिमेंट या तो एटम हो सकते हैं या तो मॉलिक्यूल हो सकते हैं, लेकिन कंपाउंड कभी एलिमेंट नहीं हो सकते। कंपाउंड कभी एलिमेंट नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि कंपाउंड में कम से कम 2 हैं, तो कंपाउंड तो एलिमेंट हो ही नहीं सकते, ये पता है। कंपाउंड कभी एटम भी नहीं हो सकते, ये भी क्लियर है। कंपाउंड एटम क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जब एक से ज्यादा मिले ही हैं, एक से ज्यादा है ना इसमें C, और एक से ज्यादा तभी कंपाउंड बना। तो अगर एक से ज्यादा है तो वो कभी एटम नहीं हो सकता, हमेशा एक से ज्यादा मतलब मॉलिक्यूल होगा। तो एलिमेंट एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, कंपाउंड कभी एटम नहीं हो सकते, कंपाउंड केवल मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक, ये 4 चीज का डिफरेंस क्लियर है। अब देखो, ये वाली चीज बस मत भूलना कि H2 एटम, H2 एलिमेंट है। भले एटम ना हो लेकिन H2 एलिमेंट है, एटम नहीं है, H2 एलिमेंट है और मॉलिक्यूलर एलिमेंट है। अब इसका फुल फॉर्म याद करना। चलो, ऐसा यूनिट का फुल फॉर्म लिखा है यहाँ पे देखो, सिस्टम इंटरनेशनल डे यूनिट्स। ये फुल फॉर्म याद करना अपन को ऐसा यूनिट का, ठीक है। या फिर इसको इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं, लेकिन इसका फ्रेंच यानी देखो, इंटरनेशनल सिस्टम अपन कह देते हैं इंग्लिश मीनिंग में, लेकिन ऐसा यूनिट का असली में फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल है। उन लोग को बोलो, उन लोग को बोलो। चलो, सिस्टम इंटरनेशनल लिखा है। अब यहाँ पे देखो, और ऐसा यूनिट। अब यहाँ पे देखो, 7 फंडामेंटल यूनिट अपन ने फिजिक्स में भी पढ़ी है, ठीक। ये क्या? लेंथ, मास, टाइम, करंट, अपना ल्यूमिनस इंटेंसिटी, नंबर ऑफ सब्सटेंस, और एक हो गया अपना टेम्परेचर, ठीक है। ये अपन ने फिजिक्स में भी पढ़ा है, बिल्कुल सेम वही चीज है। अब यहाँ पे आगे देखना, देखो, ये वाली टेबल याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वाली टेबल देखो, इतनी बड़ी है, बगल में ये सब लिखा है, ये याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये छोटी वाली टेबल बस याद करना है, क्या नाम है, उनके सिंबल क्या है, बस। ठीक, क्या नाम है, सिंबल क्या है, उनके ऐसा यूनिट क्या है और ऐसा यूनिट के सिंबल क्या है। कौन सी? आ सकती है, आ सकती है। अब देखो, ये वाली टेबल में देखो, ये वाली टेबल में मार्क करो, क्या याद करना है। ये वाली टेबल में अपन को गीगा याद करना है। गीगा मतलब 10 की पावर 9 गीगा लिखते। ओम कुछ नहीं है तो कॉपी में लिखते जाओ ना, रफ कॉपी में जो बोल रहा हूँ। चलो, क्या याद करना है? गीगा याद करना है, टेरा याद करना है, मेगा याद करना है, किलो याद करना है, डेका याद करना है। ये देखो सब ऊपर आओ, डेका, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। क्या? डेका मतलब 10 मीटर, ठीक। अब देखो, ये सारे थे 1 मीटर से बड़े, ठीक। 1 मीटर से बड़े अपन ने सब याद कर लिए। अब 1 मीटर से हो गए। चलो, डेका, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, इतने बस बोले हमने। चलो, अब देखो, 1 मीटर से बड़े सारे हो गए। 1 मीटर से छोटे कितने करने अपन को? डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। डेसी देखो, डेसी, सेंटी, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, फिर माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, ठीक है। एक पिको करना है ना। एक और लिखो इसमें, एमस्ट्रॉम लिखो, एमस्ट्रॉम 10 की पावर -10,
10 की पावर -10 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम ऐसा कुछ कहते हैं उसको, ठीक। -10 ठीक, 10 की पावर -10। चलो अब यहाँ पे क्या नहीं हो तो कुछ भी सकता है, हाँ लेकिन स्मॉल कैपिटल है। दीदी एंगस्ट्रॉम का सिंबल भूल गया है, उसका अजीब सा कुछ सिंबल रहता है ना, ए के ऊपर बुंडी बनी रहती है। हाँ ए के ऊपर बुंडी बना दो। हाँ बड़ा है ना। सुनो चलो अब यहाँ पे देखो, चलो अब यहाँ पे देखो, काय में आ गए अपन, मास और वेट। ये वाली चीज अच्छे से सीखो जरा, मास और वेट। आखिरी में कौन आया? चलो यहाँ पे देखो, ये वाली चीज अच्छे से सीखो, मास और वेट केमिस्ट्री में अपन सेम ले सकते हैं। देख लो, सुन लो इधर, मास और वेट केमिस्ट्री में सेम लेके चलना है, बाकी सेम होता नहीं है, ठीक। बिल्कुल क्लियर बात, मास अलग होता है, वेट अलग होता है। अगर किसी का मास है 100 ग्राम तो उसका वेट, तो देखो किसी का मास है अगर 1000 ग्राम, तो एक बात बताओ, ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, बॉक्स का मास 1000 ग्राम। अब बताओ अगर ये जमीन में रखा है तो ये नीचे कौन सी फोर्स लगाएगा? mg लगाएगा। mg कितनी हो जाएगी? मास को सबसे पहले काय में लेते, ग्राम में कि किलोग्राम में? किलोग्राम में लेते हैं, मास लेते हैं किलोग्राम में। तो 1000 ग्राम मतलब 1, ठीक, और इंटू 10 मतलब 10, तो ये हो जाएगा 10 न्यूटन। 10 न्यूटन फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, ग्रेविटी mg जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक। यहाँ पे ये 1 kg मास था, अगर 1 kg मास है तो अपना 10 न्यूटन आ गया, ये क्या कहते हैं जो फोर्स आई, तो अपना वेट 10 न्यूटन होगा, ठीक। 10 न्यूटन अपना वेट है। तो मास और वेट वैसे तो अलग अलग रहता है, लेकिन केमिस्ट्री में अपन को सेम लेके चलना है। अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम, ये वाली चीज अच्छे से देखना। वॉल्यूम तुम लोग कंफ्यूज होते हो, वॉल्यूम की सबसे पहले एसआई यूनिट क्या होती है बताओ? वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या होती है? हाँ, वॉल्यूम मतलब क्या होता है? देखो देखो देखो, ये अपना डब्बा है एक, पहले बताओ, ये अपना एक पेपर है, पेपर का एरिया क्या हुआ? मान लो पेपर ने जितना ये पूरा एरिया कवर किया है, ये हो गया पेपर का एरिया, ठीक। अब पेपर का एरिया यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे तो एरिया आ जाएगा, मतलब अगर लेंथ इंटू विड्थ करेंगे तो एरिया आ जाएगा। एरिया मतलब जितना पूरा उसने कवर किया है। अब इसी में अगर पेपर ना होता, डब्बा होता, ठीक, अब यहाँ पे अगर इंटू हाइट भी कर देंगे तो इस पूरे डब्बे के अंदर जितना पानी भर जाएगा या जितनी चीज भर जाएगी उसको अपन कहते हैं उसका वॉल्यूम, ठीक। तो सबसे पहले बताओ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? ये L इंटू बी इंटू एच। अब देखो L B H सारी चीजें लेंथ है, सारी चीजें लेंथ है ना। देखो एक लाइन मतलब लेंथ है, लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब, लेकिन ऑफनली क्या ली जाती है? लीटर। मीटर क्यूब लीटर के बराबर नहीं होता। देखो मीटर क्यूब मतलब क्या हुआ? मीटर क्यूब मतलब समझो 1 मीटर लगभग इतना हुआ, जमीन से लगभग इतना हुआ 1 मीटर इतना, एक और मीटर हो गया, और यही को अपन ने ले लिया हाइट और विड्थ भी ले ली, तो अपने पास इतना बड़ा एक बॉक्स आ गया। मान लो पुरानी जो बड़ी मोटी टीवी आती थी उसका डब्बा हो गया। तो बताओ 1 मीटर क्यूब इतना हुआ, इतना वॉल्यूम हुआ। अब इतने सारे वॉल्यूम में कितने लीटर भर जाएगा? 1 लीटर से तो ज़्यादा भर जाएगा। तो देखो ऐसा यूनिट मीटर क्यूब होती है, लेकिन ये मीटर क्यूब
लीटर के बराबर नहीं होता। इतनी चीज क्लियर है। अब देखो कितने लीटर के बराबर होगा, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, केवल दिमाग लगाना है, केवल लॉजिक लगाओ, लॉजिक से सिखाते हैं। 1 मीटर क्यूब हमने इतना बड़ा बोला। अब बताओ हाइट को छोड़ दो, केवल इतना बड़ा एक स्क्वायर लो, ठीक। इतने बड़े स्क्वायर में एक लीटर की बोतल कितनी आती है पता है सबको? इतने बड़े स्क्वायर में एक लीटर की कितनी बोतल आ जाएंगी? अरे अंदाजा बताओ। 10, 50? अरे इतने बड़े में केवल 10 आएंगी। हाँ? कितनी बोतल आ जाएंगी? 100 बोतल करीब आ जाएंगी, ठीक। अरे देखो इतना बड़ा 1 मीटर, खड़ी बोतल रखो 10 आ गई, 10 आ गई, ऐसे भी 10 आ जाएंगी। 10 × 10 100 नहीं हो गई, ठीक। मतलब ऐसे में 100 बोतल आ जाएंगी। अब 100 बोतल की कितनी लेयर बन जाएंगी? 10 लेयर बन जाएंगी। तो 100 × 10 1000 बोतल, मतलब टोटल कितनी बोतल आ गई? 1000। तो 1 मीटर क्यूब कितने के बराबर है? 1 मीटर क्यूब यानी मीटर क्यूब जो अपना वॉल्यूम की यूनिट है, मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर है। अब देखो हाँ, 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है। अब मीटर क्यूब से नीचे क्या होता है? डेसीमीटर। डेसीमीटर क्या? 10 सेंटीमीटर मतलब 1 डेसीमीटर। अब देखो कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? कन्वर्ट चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। देखो 1 मीटर क्यूब है, देखो 1 मीटर क्यूब मतलब 1 मीटर का होल क्यूब है, 1 मीटर का होल क्यूब है। अब 1 मीटर का होल क्यूब है, 1 मीटर को सेंटीमीटर में डेसीमीटर में कन्वर्ट करो। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 10। तो ये 1 मीटर मतलब हो जाएगा 10 डेसीमीटर। 1 मीटर मतलब 10 डेसीमीटर हो जाएगा। अब 10 डेसीमीटर का क्यूब कितना होगा? 1000 लीटर है ना, क्योंकि अभी अपन ने इक्वेट बस किया, कुछ नहीं किया। 10 डेसीमीटर का क्यूब हो जाएगा 1000 लीटर। अब देखो अब इस क्यूब को अपन को खोलना है। क्यूब को खोला तो यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, दोनों जगह का क्यूब कर दिया। तो ये 10 की पावर 3 कितना हो गया? 1000। और डीएम क्यूब कितना हो गया? अब तो डीएम क्यूब ना अंदर को सेट दिया, तो ये 1000 डीएम क्यूब हो गया 1000 लीटर। 1000 को उधर लेके गए, 1000 को उधर लेके गए तो 1000 से 1000 कट जाएगा, मतलब जो डीएम क्यूब होता है = 1 लीटर। समझ में आया? अब देखो इसका लॉजिक भी देख लो। 1 डेसीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मतलब करीब इतना, 10 सेंटीमीटर तो यही दिख रहा। अब 10 सेंटीमीटर ऐसा, 10 सेंटीमीटर ऐसा और 10 सेंटीमीटर ऐसा, तो मतलब यही क्यूब बन गया 10 सेंटीमीटर क्यूब, यही कहलाया। इसके अंदर कितना पानी भर सकता है? करीब 1 लीटर। अब देखो 7.5 लीटर तो भरेगा नहीं, 50 लीटर भी नहीं भरेगा, या तो 1 भरेगा, या तो 10 भरेगा, या तो 100 भरेगा। तो बताओ इतने से में 10 लीटर तो भर नहीं सकता, क्या भरेगा? 1 लीटर। मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब में 1 लीटर। अब इतना बस बता दो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना भरेगा? कितना लीटर? 10 लीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब में। 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब इतने से में 10 लीटर भरेगा। कितना भरेगा? 1 मिलीलीटर करीब भरेगा। चेक कर लेते हैं, देखो कैसे चेक करेंगे। यहाँ पे देखो जैसे अपन ने मीटर से डेसीमीटर बनाया, अपनी अपनी कॉपी में डेसीमीटर से सेंटीमीटर बनाओ। चलो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते, 10 सेंटीमीटर का 1 डेसीमीटर होते। चलो अपनी कॉपी में कन्वर्ट करो। दरवाजा बंद कर। सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा कितने? 10 सेंटीमीटर। 10 लाख पिछले साधन मैम कहती है पिछले से तो फिर स्कूल में क्यों आती हो? कहती वो पिछले मेरी तरफ नहीं लगा, मैं भी बात कर रहा था। पिछले मैम कहती उसकी छोड़ो, उसकी छोड़ो। अगली बार ये अच्छा दिख रहा बेटा। अगली पेरेंट्स टीचर मीटिंग में ठीक बोल। अरे कौन सी अगर मैं आया और मेरे को समझ नहीं आया पूरा समझ नहीं आया
आगे करो तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का निकालो ना। हाँ अब देखो मिलीलीटर में कर लो सिंपल। अब देखो डेसीमीटर क्यूब में कितने, देखो जिसका नहीं आया, 1 डेसीमीटर क्यूब को सबसे पहले ऐसा कर लो 1 डेसीमीटर होल क्यूब, खोलेंगे तो वही 1 डेसीमीटर क्यूब बनेगा। 1 डेसीमीटर होल क्यूब कर लिया, ठीक, ब्रैकेट लगा लिया सबसे पहला काम। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर, 10, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का होल क्यूब इज इक्वल टू, लीटर को एक काम करो मिलीलीटर में कन्वर्ट कर ले, कितना 1 लीटर मतलब, हाँ 10 सेंटीमीटर का 1 डेसीमीटर, ठीक। अब देखो लीटर को ml में कन्वर्ट कर लिए, 1000 ml हो गया। अब यहाँ पे देखो 10 सेंटीमीटर का क्यूब करेंगे तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 ml। 1000 से 1000 काट देंगे, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml आ जाएगा। इससे मिलीमीटर का भी निकाल, हाँ इससे मिलीमीटर का भी निकाल लोगे, ठीक। सिंपली मिलीमीटर करेंगे, देखो 3 0 कम होते जा रहे सब में, हाँ लीटर में निकालना तो सिखा बस रहे हैं, ठीक कि मिलीलीटर कैसे निकाल लेंगे। 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब मिलीमीटर, सेंटीमीटर से ऊपर डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर क्यूब मतलब 1 लीटर, डेसीमीटर से ऊपर मीटर, 1 मीटर क्यूब मतलब 1000 लीटर, मीटर के ऊपर डेकामीटर आता है, लेकिन ये है किलो लीटर, ठीक। चलो ये हो गया, ठीक। अब अपन ने वॉल्यूम का कन्वर्जन देख लिया, अब एक टेम्परेचर का कन्वर्जन देखो जरा। चलो टेम्परेचर का कन्वर्जन देखो, ये चीज़ तुम लोग को पता ही है वैसे, फिर भी एक बार देख लो। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कितने केल्विन, 273.15 केल्विन, ठीक। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273.15 केल्विन। अब बताओ 5 डिग्री सेल्सियस मतलब इंटू 5 नहीं +5, 273.15 केल्विन। अब 5 डिग्री सेल्सियस कितना होगा, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसमें प्लस करते हैं, केल्विन डिग्री हमेशा प्लस करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे करेंगे 5 + 273.15 केल्विन, 10 डिग्री सेल्सियस मतलब 10 प्लस, अब क्या, अच्छा ऊपर वाला, हाँ अब x डिग्री सेल्सियस मतलब x + 273.15 केल्विन। क्या याद रखना है, केल्विन में कभी डिग्री नहीं लगाएंगे, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में डिग्री लगाते हैं, केल्विन में कभी डिग्री नहीं लगाते, ठीक। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट को चेंज करना तो वैसे नहीं आता है, फिर भी देख लो। केल्विन वाली मेन चीज़ है, केल्विन वाली याद हो गई, फ़ारेनहाइट में चेंज करने को कब भी नहीं आएगा, फिर भी लिखा है तो देख लो। जो फ़ारेनहाइट होता है 9/5, देखो डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब 9/5, चलो ये सिंपल सी बात है। अपन को हाँ देखो यहाँ पे 1 डालो, देखो जितने डिग्री फ़ारेनहाइट उतने डिग्री, देखो मैं बता रहा, अपन को कितने डिग्री, पहले सेल्सियस से फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करके देखो, ठीक। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेल्सियस का निकालना है, 25 डिग्री सेल्सियस का निकाल, हाँ 3, देखो यहाँ पे रख दो 3, 5 रख दो, एक काम करो यहाँ पे 5 रख देंगे। अपन को जैसे सेल्सियस से फ़ारेनहाइट निकालना है, तो सेल्सियस में यहाँ पे डिग्री सेल्सियस लेकर खाली है, यहाँ पे रख दो 5। अब देखो, अब इसको सॉल्व कर लो, कितना हुआ, 5 से 5 कट जाएगा, 32 + 9 मतलब 41 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा, हाँ ये फॉर्मूला है, ठीक। ये फॉर्मूला लिखो, यहाँ पे सेल्सियस की कोई भी वैल्यू डालोगे फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकल आएगी, ठीक। ऐसे ही इसको इन्वर्स कर दो, +32 को इधर ले आओ, -32 बन जाएगा, 9/5 को 5/9 कर लेना, ठीक। तो तुम्हारा सेल्सियस से फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस भी निकल आएगा। क्या है डेट, हाँ 10 12, चलो हो गया। चलो एक बात बताओ, डेंसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से, रो मतलब
डेंसिटी। अब जरा एक चीज बताओ डेंसिटी की, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी के ऐसा यूनिट बता दो बस, डेंसिटी की ऐसा यूनिट पूछते, डेंसिटी की ऐसा यूनिट बताओ। डेंसिटी की मीटर स्क्वायर कैसे? -3। देखो इन दोनों की ऐसा यूनिट रख देंगे सबसे पहले। देखो डेंसिटी की ऐसा यूनिट पूछी ना, इन दोनों की ऐसा यूनिट रख देंगे। मास की ऐसा यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। मास की मीटर, मास की ऐसा यूनिट किलोग्राम। वॉल्यूम की ऐसा यूनिट मीटर क्यूब। तो ये हो जाता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किसकी ऐसा यूनिट है ये? डेंसिटी की। लिखो अब यहाँ पे ये देखो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये जो सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें हमने एक वीडियो में बना के ऑलरेडी डाल चुके हैं, फिजिक्स के टाइम कराया था। ये सारी चीज़ें वहाँ से देख लेना क्योंकि बार बार पढ़नी पड़ती है। ठीक, वहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह डाल देना, मिल जाएगा। सेम ही है बिल्कुल, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो। डायमेंशनल एनालिसिस करा चुके हैं फिजिक्स में, वही वाली सेम है, कुछ अंतर नहीं है। चलो यहाँ पे आ जाओ। ठीक, एमओटी अकेले का नहीं बता सकते, बाकी क्यों नहीं आएगा, एमओटी तो इम्पोर्टेंट है। चलो चलो देखो क्या 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 अपन को वीडियो से क्या देख लोगे, सिग्निफिकेंट फिगर वाला पूरा और डायमेंशनल एनालिसिस, ये फिजिक्स में कराया था, वही सेम है। अब यहाँ पे आओ, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। चलो ये अच्छे से पढ़ना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। देखो 14 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में 5 लॉ हैं। ठीक, 5 लॉ के, पांचों लॉ के साइंटिस्ट जो इंपॉर्टेंट होंगे वो हम बता देंगे। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंटनी लेवोसायर ने दिया, साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, बाकी याद करने को अपनी इच्छा के हिसाब से कर सकते हो। ठीक, एंटनी लेवोसायर। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्या मतलब होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्या मतलब होता है? ना मास क्रिएट हो सकता, ना मास डिस्ट्रॉय हो सकता ना मास डिस्ट्रॉय हो सकता। यहाँ पे देखो CH4 है, CH4 को जलाएंगे अपन, कैसे जलाएंगे? ऑक्सीजन डाल देंगे, ऑक्सीजन डाल के जलाया, क्या बना? CO2 बनी प्लस H2O बनी। बोलो, चलो चलो इधर देखो, इधर देखो, CH4 को जलाया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्या बना? बात मत करो बेटा, ठीक है। अब बताओ ये बैलेंस है कि नहीं? कैसे बैलेंस है? करो बैलेंस, यहाँ पे 2 ले लेंगे, अब बैलेंस है, एक सी। ठीक है, अब बैलेंस है, मतलब ऑक्सीजन। चलो अब बैलेंस है, क्या ज़्यादा हो गया? 4 4 C बराबर H बराबर। चलो बैलेंस है, बैलेंस है। अब देखो क्या पहले बैलेंस नहीं थी, मतलब पहले वाली इक्वेशन गलत थी, वो थी रॉ इक्वेशन। इक्वेशन को अपन ने बैलेंस कर दिया। क्यों बैलेंस किया? नहीं, बैलेंस करनी पड़ेगी। अब देखो ये रेडॉक्स बैलेंसिंग नहीं, नॉर्मल बैलेंसिंग थी। रेडॉक्स बैलेंसिंग अलग होती, नॉर्मल बैलेंसिंग थी। अब देखो CH4 के साथ O2 ले रहे थे तो गलत आ रहा था। एक बात बताओ, तो जो बैलेंस इक्वेशन नहीं होती, अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है, वो कौन सा लॉ वायोलेट करती है? शाश्वत इधर देखो, बताओ क्या पूछा हमने अभी? क्या पूछा हमने अभी? पूछा क्या? किस लिए क्या पूछा? क्यों बात कर रहे थे? तो देखो बैलेंस इक्वेशन लिखी, जब अपन ने बैलेंस इक्वेशन नहीं लिखी थी, वो थी रॉ इक्वेशन। जब अपन रॉ इक्वेशन लिखते हैं, यानी जो बैलेंस नहीं रहती, अनबैलेंस्ड इक्वेशन रहती है, कौन सा लॉ वायोलेट करती है? वो करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वायोलेट। क्यों? जो अपन ने पहले इक्वेशन लिखी थी, वहाँ पे देखो, यहाँ पे एक O2 था, और यहाँ पे कितने बन गए थे? 3, यानी O2 से O3 बन गए, 3 O बन गए।
तो यहाँ पे मास क्रिएट हो रहा है, लेकिन मास क्रिएट नहीं हो सकता, इसलिए अपन ने इक्वेशन को कर दिया बैलेंस। तो मतलब जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन रहती है वो कौन सा लॉ वायोलेट करती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक, और जो इक्वेशन की बैलेंसिंग रहती है वो किस लॉ पे आधारित होती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। ठीक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करके बैलेंस करते हैं। अब देखो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का क्या मतलब है? यहाँ पे देखो लॉ ऑफ डेफिनेट, मान लो देखो कोई चीज़ का कंपाउंड है, मान लो CO2 है, CO2 है। अब CO2 कहीं पे भी रहेगा उसमें C1 रहेगा और O2 रहेंगे। कहीं पे भी ले लो, चाहे अर्थ में ले लो चाहे कहीं और ले लो, CO2 में एक C रहेगा और O2 रहेंगे। तो इसी को अपन कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन किताब से देख लेना। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का क्या मतलब है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये कहता है कि जैसे अपना H2O है, अब H2O हर जगह का पानी H2O रहेगा, ये कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब देखो कहीं कहीं पे H2O2 भी दिखता है, पेरोक्साइड H2O2 दिखता है अपन को कहीं कहीं। तो यहाँ पे देखो H2O के जैसा एक और देखा H2O2, मतलब हल्का सा चेंज होके कोई ना कोई चीज़ बन जा रही है। तो यहाँ पे देखो इसको कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसकी डेफिनेशन ये है कि अगर दो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाने के लिए, दो एलिमेंट कौन से? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये भी है, मतलब दो एलिमेंट अगर एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो वो कंपाउंड के नंबर जो होंगे यानी रेशियो अगर निकालेंगे तो सिंपल होल नंबर रेशियो रहेगा। सिंपल होल नंबर रेशियो का मतलब इनका रेशियो निकालो। हाइड्रोजन का रेशियो कितना आएगा? 2:2 मतलब 1:1। तो हाइड्रोजन का रेशियो आ जाएगा 1:1। अब ऑक्सीजन का रेशियो क्या आएगा? 1/2, ऊपर एक नीचे दो, तो ऑक्सीजन का रेशियो आएगा 1/2। हाइड्रोजन का रेशियो 1:1, ऑक्सीजन का रेशियो 1/2। तो ये कहते हैं सिंपल होल नंबर रेशियो, मतलब छोटे छोटे नंबर के रेशियो बनेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा रेशियो बन जाएगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये है तो ये O12 हो गया, है ना, O/O 1/12 नहीं होगा। अगर दो कंपाउंड बना के ऊपर एक ऑक्सीजन नीचे दो ऑक्सीजन 1/2, ऊपर दो हाइड्रोजन नीचे दो हाइड्रोजन 2/2। ठीक, तो अब इसमें यही लेके इस लॉ में कि अगर दो एलिमेंट एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं तो उनका जो रेशियो होगा सिंपल होल नंबर रेशियो रहेगा। ये वाली चीज़ समझ में आ गई। फिर अब देखो इन तीन के नाम ना याद कर तो चलेगा। गे-लुसाक लॉ, इसका नाम याद करना है। इसने क्या बताया था? इसने बताया था, इसका एक बार लॉ पढ़ो। देखो द लॉ वॉज गिवन बाय गे-लुसाक इन 1808, डेट याद नहीं करनी है। व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या दिए इसमें कि देखो जब गैसेस कंबाइन करती हैं, जब गैसेस कंबाइन करती हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में तो वो वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में कंबाइन करती हैं। अब देखो इस लॉ को थोड़ी से अच्छे से समझाते हैं। वॉल्यूम का सिंपल रेशियो मतलब क्या? देखो इधर देख लो, इधर देख लो क्या दिया है। सबसे पहले देखो आखिरी लाइन पढ़ो। आखिरी लाइन है गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल रहे। तो यहाँ पे अपन ने सबसे पहले लिया टेम्परेचर और प्रेशर इक्वल है। अब अपन किसी भी गैस को किसी भी गैस से कंबाइन करा के देखते हैं। मान लो अपन ने 4 मोल हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो अपन क्वांटिटी कंबाइन करा रहे, वॉल्यूम कंबाइन नहीं करा रहे। अपन ने कंबाइन कराई क्वांटिटी। 4 मोल अपन ने हाइड्रोजन ले ली और मान लो H2O 2 मोल ऑक्सीजन ले लिया। देखो समझा रहे, देखो अपन ने 4 मोल हाइड्रोजन ली, 2 मोल ऑक्सीजन लिया। अब देखेंगे कि इनका वॉल्यूम कितना है और वॉल्यूम का रेशियो क्या आ रहा। ठीक, इनका वॉल्यूम देखो और वॉल्यूम का रेशियो क्या आ रहा। अब देखो अपन ने सबसे पहले क्या लिया? गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल रहे। अब एक लॉ अपन ने पढ़ा था कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो चाहे कोई भी गैस हो बराबर मोल में बराबर वॉल्यूम रहेगा। मतलब अगर टेम्परेचर और प्रेशर इक्वल होते हैं, कोई भी गैस हो बराबर मोल में बराबर वॉल्यूम, यानी अगर 4 मोल हाइड्रोजन के हैं और 4 मोल ऑक्सीजन के हैं तो बराबर वॉल्यूम रहेगा। 4 मोल हाइड्रोजन के 2 मोल ऑक्सीजन के हैं तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ कब होती है? टेम्परेचर और प्रेशर इक्वल होने पे। तो अगर टेम्परेचर और प्रेशर इक्वल है तो अपना
मोल्स ले लिया या मॉलिक्यूल्स ले सकते कुछ भी, यानी अमाउंट प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, ठीक है, यानी जितना अमाउंट उतना वॉल्यूम। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम डालो, 4 मोल है, 4 मोल का वॉल्यूम भी कितना कहलाया, मान लो 1 मोल का। अब देखो अपन ले रहे हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में 22.4 लीटर होता है। अभी यहाँ पे कहीं नहीं दिया स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है, कहीं नहीं दिया, तो अपन इसका वॉल्यूम ले लेते 4V, ठीक, इसका वॉल्यूम ले लिया 4V। अब V कुछ भी हो सकता है, मान लो 1 लीटर 2 लीटर कुछ भी, 4V ले लिया वॉल्यूम, इसका कितना आएगा 2V। अब जब इसको अपन कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, मान लो H2O बनेगा, कितना H2O बनेगा, देखो 2 H है 1 O है, 1 H2O बन जाएगा। तो यहाँ पे H2O का 1 मोल बनेगा, नहीं देखो वहाँ 4 मोल है, यहाँ 2 मोल बन जाएंगे H2O के। तो यहाँ पे 2 मोल बन रहे हैं H2O के, इसका वॉल्यूम क्या होगा 2V हो जाएगा। 2 मोल है मतलब 2V, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर तो सॉरी 2V होएगा अगर गैस में रहेगा, नहीं तो 2V नहीं होगा, ठीक, गैस में कंबाइन हुआ तो 2V है, अगर ये लिक्विड बन गया तो 2V नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो इनने बताया कि कंबाइन करते सिंपल रेशियो में, मतलब 4V को 2V से कंबाइन कराया 2 मोल H2O बनाने के लिए, 4/2 करेंगे तो कितना आएगा 2/1 आ गया। 2/1 सिंपल रेशियो दिख रहा है, ऐसा कुछ तो नहीं आया, ऐसा कुछ तो नहीं आया 1.365/1, ऐसा कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया, इसलिए नहीं आया क्योंकि अपना टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर में सेम मोल्स का सेम वॉल्यूम आता है। तो गे-लुसेक ने यही बताया, क्या बताया कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम है और सेम टेम्परेचर प्रेशर में अगर अपन 2 गैस को कंबाइन करेंगे तो 2 गैस का जो वॉल्यूम होगा, यानी वॉल्यूम का जो रेशियो आएगा, काय का रेशियो, मोल्स का रेशियो नहीं, वॉल्यूम का रेशियो। तो वॉल्यूम का जो रेशियो आएगा वो सिंपल होल नंबर रहेगा, ठीक, ये चीज क्लियर है। सिंपल होल नंबर कैसे रहेगा, सिंपल होल नंबर, सिंपल नेचुरल नंबर, कुछ भी लिख सकते। क्या, किसका किसका, इसका नहीं, कम ही आएगा, वाटर अगर पानी बन गया तो वॉल्यूम और कम हो जाएगा। चलो ठीक, 100 ml हाइड्रोजन लिया है, हाँ, और 50 ml ऑक्सीजन लिया है, हाँ, वाटर बना है, तो 100 ml आ गया। देखो देखो कहाँ गे-लुसेक लॉ में किधर है, हाँ देखो 100 ml हाइड्रोजन लिया, सबसे पहले बताओ 100 ml क्या है, 100 ml वॉल्यूम है कि मोल से, 100 ml वॉल्यूम है, वॉल्यूम है। अब 100 ml वॉल्यूम है और 50 ml वॉल्यूम है ऑक्सीजन का, तो बताओ हाइड्रोजन के मोल कितने होंगे, मान लो 100 ml है और ऑक्सीजन का 50 ml है, मतलब हाइड्रोजन के मोल ज़्यादा और ऑक्सीजन के मोल कम, इतना पता है। तो यहाँ पे ले लेते 2 मोल हाइड्रोजन है प्लस 1 मोल ऑक्सीजन है, ठीक। अब वाटर का कितना बन रहा है 100 ml। अब अगर 100 ml वाटर बन रहा है तो सबसे पहले वाटर को देखने की भी नीड नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ अपना जो वाटर है, अपना जो वाटर है, कह सकते हैं कि वाटर यहाँ पे लिक्विड है, वाटर कितना बन रहा है उसको देखने की भी नीड नहीं है। मेन नीड किसकी थी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देखने की, इनका रेशियो सिंपल आया। 10 कैसे लिख दिया हमने, 1 लिखा, अच्छा ऑक्सीजन है, ठीक ठीक, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2:1 आया। मेन इस रेशियो की बात होती है इस क्वेश्चन में, ठीक है। द वॉल्यूम इन हाइड्रोजन विच कंबाइन डेट इज 100 ml एंड 50 ml बियर सिंपल 2:1 रेशियो, देखो वही दिया है, सिंपल 2:1 रेशियो, इस लॉ पे ये आधारित है, ठीक। अब यहाँ पे देखो 100 टू गिव 100 ml ऑफ वाटर वेपर, यहाँ पे दिया वाटर वेपर। अब देखो एक चीज़ समझो यार, यहाँ पे वाटर वेपर दिया है, अब इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। वाटर वेपर दिया है, इसका क्या मतलब है, ज़रा ये बताओ हमें। H2O की इक्वेशन लिखो, कितने H2 चाहिए और कितने O2 चाहिए। मान लो अपने पास एक H2 है, एक H2 है। अब वहाँ पे क्या दिया है, वहाँ पे दिया है 50 ml ऑफ ऑक्सीजन। अगर केवल ऑक्सीजन दिया है तो क्या लेंगे, O या O2, ऑक्सीजन बस दिया तो O2 लेंगे, ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पे H2 प्लस O2 क्या बनेगा, H2O। ये बताओ रॉ इक्वेशन है कि बैलेंस्ड है, रॉ इक्वेशन है, इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 लग जाएगा, यहाँ पे 2 लग जाएगा, ठीक। अब देखो इसके 2 मोल हैं, इसका 1 मोल है, तो इसके 2 मोल बन रहे हैं, इसके 2 मोल हैं। अगर 1 मोल में 50 ml है, 2 मोल में कितना होगा 100 ml, तो यहाँ पे लिख दो 100 ml। इसका 1 मोल है तो कितना ml 50 ml, इसके कितने मोल हैं 2, तो 100 ml।
तो वो 100 50 100 कैसे आया, समझ में आया। इक्वेशन लिखी, इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। टेम्परेचर और प्रेशर इसमें कांस्टेंट रहना जरूरी है, ठीक। अब ये नहीं लिखाना कि टेम्परेचर प्रेशर सेम रहना, कांस्टेंट रहेगा तो चल जाएगा। अच्छा सेम, हाँ, यानी दो अलग अलग चीज़ के लिए सेम वो लिखोगे तो भी चल जाएगा। अब यहाँ पे देखो एवोगैड्रोस लॉ, ये इसका रियल नेम है इतना बड़ा? क्या गेलुसेक्स का, लोरेंजो रोमानो है, अमेलियो। अरे कुल एवोगैड्रो लिखोगे तो चल जाएगा। एवोगैड्रो ने क्या कहा कि देखो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसने भी वही कहा है। देखो देखो इन दोनों के लॉ में अंतर, इसने भी क्या कहा, सेम टेम्परेचर और प्रेशर में इक्वल नंबर ऑफ मोल्स का इक्वल वॉल्यूम रहेगा, चाहे गैस कोई भी हो। सेम टेम्परेचर और प्रेशर में अगर 4 मोल ऑक्सीजन के लेंगे तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4 भी लिख ले रहे। सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर में 8 मोल, देखो टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम का क्या मतलब है, ये नहीं कि अगर मान लो 4 प्रेशर है तो 4 टेम्परेचर, ये नहीं। देखो देखो सेम टेम्परेचर प्रेशर का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे अपन ने लिया टेम्परेचर कितना ले लें 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कितना ले लें 180 m। अगर यही चल रहा है तो यहाँ 4 मोल में 4 वॉल्यूम बनेंगे, 8 मोल में 8 वॉल्यूम बनेंगे। बोलो ठीक, इतना क्लियर है। अब इन दोनों में अपन ने सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर लिया कितना, ये। अगर ऊपर वाले में ये लेते हैं और 4 मोल में 4 वॉल्यूम बनते हैं, नीचे वाले में मान लो अपन ने बढ़ा दिया। अब अपन ने क्या बढ़ा दिया, मान लो अपन ने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक। टेम्परेचर कितना कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस और ये ले लिया 180 m। इसको कुछ नहीं किया, 180 m लिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब बताओ 8 मोल में कितने बनेंगे, अभी भी 8 बनेंगे क्या, अब 8 नहीं बनेंगे। जब अपन यही टेम्परेचर और प्रेशर ले रहे थे तब अपने 8 बन रहे थे, क्योंकि यहाँ पे 4 बने तो यहाँ 8 बन रहे थे। लेकिन अब अपन ने बदल लिया 108 में, कुछ भी अलग बन सकता है, ठीक, कुछ भी अलग बन सकता है, लेकिन वो 8 से ज़्यादा रहेगा, ये बता दे रहे। 8 से ज़्यादा रहेगा, मान लो 800 ले लो, कुछ भी ले लो अलग, ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकल है, लेकिन ज़्यादा बन जाएगा इतनी गारंटी है, ठीक। तो अब देखो सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों के लिए लिया तो अगर 4 मोल में 4 वॉल्यूम बन रहा है तो 8 मोल में 8 वॉल्यूम बनेंगे। ये किसने बताया, एवोगैड्रो ने। और गेलुसेक्स का भी मिलता जुलता है। गेलुसेक्स ने क्या बताया, गेलुसेक्स ने बताया कि अगर अपन 2 गैस को कंबाइन कर रहे हैं सेम टेम्परेचर और प्रेशर में तो दोनों गैस यानी सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन होगी। तो बताओ एवोगैड्रो के लिए और गेलुसेक्स के दोनों के लॉ में एक चीज क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर सेम रहना चाहिए, ठीक। गेलुसेक के में भी और एवोगैड्रो के में भी। अब देखो कहाँ आ गए, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। देखो साइंटिस्ट सबके याद करने हैं, ठीक। साइंटिस्ट के जितने नाम हैं, जितने भी हमने बताए, स्टार्टिंग में किसका नाम याद करना है, सबसे पहला साइंटिस्ट कौन सा है, गेलुसेक, उसके बाद एवोगैड्रो, फिर ये डाल्टन। हाँ बस एवोगैड्रो। अब देखो डाल्टन में क्या है, डाल्टन ने क्या दिया, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, सबने पढ़ा है, ठीक। डाल्टन ने दिया एटॉमिक थ्योरी। पूछेगा एटॉमिक थ्योरी किसने दी, डाल्टन लिख के आना। एटॉमिक थ्योरी क्या है थोड़ा सा पढ़ लेना, यहाँ से एनसीईआरटी में थोड़ा सा रीड कर लेना, समझ में आ जाएगा। फिर एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, चलो इधर बताओ, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। अगर एक मॉलिक्यूलर मास भी यू में रहता है, ठीक। अब देखो अगर एक एटम का मास है, मान लो सी का मास है, तो वो एटॉमिक मास। अगर किसी कंपाउंड का मास है तो मॉलिक्यूलर मास। हाँ 5 मिनट रुक जा, 5 मिनट, चलो। एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास समझ में आ गया। अब देखो फॉर्मूला मास क्या होता है, अगर तुम्हारे पास एटम की जगह आयन है, आयन मतलब Cl-, तो इसका फॉर्मूला मास होएगा NaCl, Na+Cl-। कौन सा फॉर्मूला मास होगा, ठीक। एटम में एटॉमिक मास, कंपाउंड में हाँ तब होगा फॉर्मूला मास। एटम में एटॉमिक मास, कंपाउंड में मॉलिक्यूलर मास, आयंस में फॉर्मूला मास। अब देखो AMU या U, AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, U मतलब यूनिफाइड मास। कैसे निकालते बनता है, U मतलब
नॉर्मल अपन रिलेटिव मास ले लेंगे तो यू आ जाएगा। जैसे कार्बन का रिलेटिव मास 12u, कार्बन का एक्चुअल मास निकालना हो तो अभी अल्लाह नहीं, अगर कार्बन का एक्चुअल मास निकालना हो तो 12u को इंटू कर देंगे 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg से, एक्चुअल मास आ गया। इसका मोलर मास निकालना है, मोलर मास तो 12u की जगह 12g कर देंगे, मतलब इंटू कर देंगे Na से, तो निकल आएगा एक्चुअल मास। ये चीज़ क्लियर है? चलो इतना ही है इसमें, बाकी है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। कल देखो, कल टेस्ट है रेडॉक्स का, परसों मोल कॉन्सेप्ट का है।